नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आखिरी चिट्ठी के बारे में। नैना बहुत खुश थी। उसकी खास दोस्त अंजलि की शादी जो आने वाली थी, यह शादी उस दोस्त की नहीं बल्कि उसकी बुआ की बेटी की थी। बचपन से ही दोनों के बीच बहनों से ज़्यादा दोस्ती का रिश्ता था। पिछले 2 वर्षों में दोस्ती और भी गहरी होती गई। दोनों एक ही हॉस्टल में एक ही कमरे में रह रही थी अपनी पढ़ाई के लिए। यही कारण था कि नैना कुछ अधिक ही उत्साहित थी शादी में जाने के लिए। वह आज ही जाने की जिद पर अड़ी थी, जबकि उसके पिता चाहते थे कि हम सब साथ ही जाएं। खैर, उनकी भी इकलौती बहन की बेटी की शादी थी। उनका उत्साह कुछ कम न था। सुबह से दोनों इसी बात को लेकर उलझ रहे थे। मैं घर का काम खत्म करने में व्यस्त थी। जल्दी काम निपटे तो सामान रखने का वक्त मिले। माँ जी शादी में देने के लिए सामान बांधने में व्यस्त थी। जाने की तैयारी में 2 दिन और निकल गए। नैना को रोक पाना अब मुश्किल हो रहा था। वह अकेले जाने की जिद पर अड़ी थी। मैंने पति को समझाया, काम तो जीवन भर चलता रहेगा। शादी ब्याह रोज़ रोज़ नहीं होते। फिर शादी के बाद अंजलि भी अपनी ससुराल चली जाएगी तो नैना रोज़ उससे नहीं मिल पाएगी। नैना के पिता सुनील ने पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली थी। वे पहले ही अपना मन बना चुके थे, बस नैना को चकित करना चाहते थे। नैना, मैं और उसके पापा हम तीनों शादी से 4 दिन पहले ही दीदी के घर आ गए। शादी की सभी रस्में जो निभानी थी, नैना के पिता यानी मेरे पति सुनील ने पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली थी। शादी के बाद भी बचे हुए कामों में दीदी की सहायता करने के लिए दीदी के घर अक्सर हम कार से ही जाया करते थे। इस बार तो सामान अधिक था, सो कार से जाना ही सुविधाजनक था। माँ जी और पिताजी बाद में ट्रेन से आने वाले थे। हम तीनों कार से ही दीदी के घर के लिए रवाना हो गए। 5-6 घंटे के रास्ते में नैना ने एक बार भी कार को रोकने नहीं दिया। उसका उतावलापन देखते ही बनता था। शाम को लगभग 5 बजे हम उनके घर पहुंच गए। शादी में 4 दिन अभी शेष थे। फिर भी अंजलि ने अपनी नाराज़गी जाहिर की। नैना से तो उसने बात भी न की। उसकी नाराज़गी इस बात से थी कि वह इस बार अकेले क्यों नहीं आई। हर बार तो आती थी। क्या शादी से पहले ही उसे पराया मान लिया गया है? नैना अपने तर्क दे रही थी। पिछले हफ्ते ही परीक्षा समाप्त हुई थी। कपड़े भी सिलाने थे, कुछ और भी तैयारी करनी थी। उसके सभी तर्क बेकार गए। उस दिन तो अंजलि ने उससे बात न की। अगले दिन मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा। अब तो आ गए हैं ना, अब तो बात करो। मैंने जोर देकर कहा तो उसकी समझ में कुछ बात आई। 3 दिन कैसे निकले पता ही न चला। अगले दिन अंजलि की बारात आने वाली थी। मैं दीदी के साथ थी। अंजलि के चले जाने की बात से वे बहुत उदास थी। लड़का विदेश में था। कुछ महीनों बाद अंजलि को भी उसके साथ जाना होगा। यही सोचकर उनकी आंखें बार बार भर आती थी। मैंने उन्हें दुनियादारी समझाने की पूरी कोशिश की। दीदी इतने अच्छे से घर में रिश्ता हुआ है, परिवार भी छोटा है, खुले दिमाग के लोग हैं, विदेश में रहकर भी अपनी सभ्यता नहीं भूले हैं। हमारी अंजलि बहुत खुश रहेगी उनके घर में। अंजलि को नौकरी करने से भी मना नहीं कर रहे हैं, और तो और अपने व्यवसाय में उसे जिम्मेदारी देने को तैयार हैं। और क्या चाहिए हमें। खैर, इससे ज़्यादा मैं अंजलि की ससुराल वालों के बारे में कुछ जानती भी नहीं थी जो दीदी को समझाती। आखिर वह घड़ी आ गई जिसका हम सबको इंतज़ार था। अंजलि की बारात आ गई। दूल्हे का स्वागत करने दरवाजे पर जाना था। दीदी को साथ में मैं भी थी। आरती की थाली हाथ में पकड़े दीदी आगे चल रही थी। मैं शादी में आई दूसरी और औरतों के साथ उनके पीछे चल रही थी। मन में बड़ा कौतूहल था दूल्हे को देखने का।
तभी बारात घर के सामने आकर रुकी। दूल्हे राजा घोड़ी से नीचे उतरे। बैंड बाजे के साथ दूल्हे को तिलक लगाकर हमने उसका स्वागत किया। स्वागत के बाद हम लोग घर की ओर मुड़ गए और बारात स्टेज की तरफ चली गई। अंजलि को उसकी सहेलियों ने घेर रखा था। अंजलि भी आसमान से उतरी एक परी की तरह दिख रही थी। दुल्हन के लिबास में उसका रंग रूप और भी निखर गया था। कुछ देर बाद वरमाला के लिए अंजलि का बुलावा आ गया। अंजलि नैना और उसकी दूसरी सहेलियों के साथ स्टेज की ओर चल पड़ी। दीदी सहित हम सभी औरतें उनसे थोड़ी दूरी पर चल रहे थे। मैंने अपना चश्मा पहन लिया था। स्वागत के समय दूल्हे को ठीक से देख न पाई। अंजलि ने वरमाला पहनाई। सभी लोगों ने तालियां बजाई। अब दूल्हे की बारी थी। उसने भी वरमाला अंजलि के गले में पहना दी। एक बार फिर तालियां बजने लगी। वरमाला पहनाने की रस्म पूरी होते ही दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठ गए। अब दोनों को सामने से देख सकते थे। दूल्हे का चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था मुझे। लगभग 2 बजे अंजलि अंदर आई। फेरों की तैयारियां शुरू हो गई। पंडित जी अपने आसन पर बैठ गए। दूल्हा फेरों के लिए बैठ चुका था। पंडित जी ने अपना काम प्रारंभ कर दिया। कुछ देर बाद अंजलि को भी बुलवा लिया। अधिकतर मेहमान उस समय तक विदा हो चुके थे। घर के लोग और कुछ निजी रिश्तेदार ही रुके थे। निजी रिश्तेदारों में हमारा परिवार ही जाग रहा था। बाकी लोग खाना खाकर सो चुके थे। सुबह 4 बजे अंजलि की विदाई हो गई। घर में गिनती के लोग रह गए थे। पूरा घर सूना सूना लग रहा था। नैना एक कमरे में उदास बैठी थी। मैं नाश्ते की व्यवस्था करने के लिए रसोई घर में थी। दीदी भी नैना के पास ही बैठी थी। रात भर जागने के बाद भी किसी का सोने का मन नहीं हो रहा था। घर में रौनक लड़कियों के कारण ही होती है। आज सभी यह महसूस कर रहे थे। पग फिराई की रस्म के लिए अंजलि कल घर वापस आने वाली थी। घर को व्यवस्थित भी करना था। सबका नाश्ता हुआ। तब तक नैना और दीदी ने मिलकर घर की सफाई कर ली। ऊपर वाला कमरा मेहमानों के लिए विश्राम के लिए रखा था। 11 बजे वे लोग आ गए। अंजलि, प्रतीक और 1-2 रिश्तेदार। उनके आते ही सब लोग उनके स्वागत में जुट गए। लड़की की ससुराल से पहली बार मेहमान घर आए थे। चाव ही अलग था। हम लोग अंजलि के साथ व्यस्त हो गए। नैना और उसके पापा प्रतीक और बाकी मेहमानों के साथ ऊपर वाले कमरे में चले गए। जीजा जी ने बहुत रोका, परंतु दोपहर का खाना खाकर अंजलि को लेकर वे लोग लगभग 4 बजे रवाना हो गए। हमने जाने के लिए कहा तो दीदी ने रोना शुरू कर दिया। भाभी, मैं अकेली रह गई हूँ। अब तो जानते हो अंजलि भी अभी जल्दी नहीं आने वाली वापस। अब तो कुछ और दिन रुकना ही होगा। उन्होंने जिद पकड़ ली। नैना उसके पास उसके पापा और माँ जी और पिताजी उसी दिन शाम को घर लौट गए। मैं 2-4 दिन के लिए रुक गई। सबके जाने के बाद दीदी ने अंजलि की ससुराल से आया सामान खोला। सभी के लिए कुछ न कुछ उपहार दिया था उसकी ससुराल वालों ने। मेरे लिए भी एक पैकेट हाथ में देकर दीदी बोली, भाभी घर जाकर खोलना भैया और नैना के उपहार के साथ। मुझे उनकी बात ठीक लगी, लेकिन मन में एक प्रश्न ज़रूर था, लड़की की ससुराल से इतने उपहार। खैर, शनिवार को सुनील मुझे ले जाने के लिए आए। दीदी बहुत उदास थी, परंतु अब रुकना संभव नहीं था। नैना को भी जाना था। उसे नौकरी मिल गई थी। स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष में ही रविवार सुबह ही हम घर के लिए रवाना हो गए। घर जाकर देखा तो माँ जी घर पर अकेली थी। टीवी देखते हुए सब्जी काट रही थी। उनके चरण स्पर्श करके मैंने नैना के बारे में पूछा।
उन्होंने थोड़ा रोष से जवाब दिया, किसी दोस्त के घर पर गई होगी, तुम्हारे पीछे घर पर रुकती ही कहाँ है। आजकल की लड़कियां थोड़ा पढ़ लिख जाए तो नौकरी तलाश कर लेती हैं, घर के काम काज तो छोड़ो, घर पर रहना ही उन्हें नहीं भाता। मेरे बोलने से पहले ही सुनील ने बात खत्म करने के उद्देश्य से कहा, आ जाएगी माँ, किसी काम से गई होगी। जब जिम्मेदारी सिर पर आती है सब निभाना सीख जाते हैं। खैर, इनकी बात खत्म होते ही नैना आ गई। लो दादी, तुम्हारी दवाइयाँ बहुत दूर से मिली। दवाई दादी के पास रख कर आकर मुझसे लिपट गई। तुम्हारे बिना घर पर मन ही नहीं लगता था माँ। फिर थोड़ा सामान्य होकर बोली, मम्मी मेरा उपहार तो दो जो अंजलि की ससुराल वालों ने दिया है। इसके बाद मेरा पैकेट देकर नैना माँ जी को अपना उपहार दिखाने चली गई। मैं पैकेट हाथ में लेकर कमरे की तरफ चल पड़ी और कमरे में आकर पैकेट खोला तो उसमें सबसे पहले एक पत्र था। सकचाते हुए मैंने लिफाफे से पत्र निकाला। माँ, यह मेरा आखिरी खत है, इसके बाद तो मैं आपसे मिलता ही रहूँगा। मैंने अंजलि से इसलिए शादी की है कि आपसे संपर्क में रह पाऊँ। अंजलि बहुत ही अच्छी लड़की है, परंतु आपसे झूठ नहीं बोल सकता हूँ। क्या आपको अपना सीलू याद है माँ? मैं एक दिन भी आपको नहीं भूल सका हूँ। दादा दादी मुझे बहुत प्यार करते थे। चाचा चाची ने मुझे अपने पास विदेश में रख कर काबिल बनाया। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है माँ, बस यह जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे छोड़कर क्यों गई? क्या मजबूरी थी माँ? पापा के जाने के बाद मैं आपके साथ था, फिर आपने मुझे क्यों छोड़ा? अब तो आपको बताना ही पड़ेगा। मैं आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। आपका राजा बेटा। मेरी आंखों से आंसू गिरते रहे। पत्र पूरा भीग चुका था। सालों पुराने जख्म हरे हो चुके थे। मैं सोचने लगी, मैं तुम्हें कैसे बताती बेटा, तुम बहुत छोटे थे। तुम्हारी दादी का यही फैसला था। दुर्घटना में तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद भी मैं उन लोगों के साथ ही रहना चाहती थी और तुम्हें लेकर रह भी रही थी। तुम्हें छोड़कर कभी मायके के भी याद नहीं आई, लेकिन तुम्हारी दादी ने ही एक दिन तुम्हारे नाना जी को बुलाया था। घर बुलाकर कहा कि यदि अपनी बेटी का पुनर्विवाह नहीं कर सकते हो तो कोई लड़का देखकर हम ही कर देंगे। छोटे बेटे की शादी के बाद हम सीलू को लेकर उसके साथ विदेश चले जाएंगे, इसलिए सीलू की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक वाक्य में तुम्हें मुझसे अलग कर दिया। तभी सुनील अंदर आए। उन्हें देखकर मैं फिर से रो पड़ी। तुम तो सब जानते हो सुनील, तुम तो भैया के करीबी दोस्त थे ना। शादी से लेकर खाली हाथ वापस घर आने तक सब तुमने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है। किस तरह अपमानित करके मुझे घर से निकाल दिया था। उन्होंने आखिरी बार सीलू से मिलने भी नहीं दिया था। देखो, यह चिट्ठी देखो। अरे हाँ, देख रहा हूँ भाई, ये चिट्ठी। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, कुछ भी भूला नहीं हूँ। अब उठो, वर्तमान में आओ। सीलू ने तुम्हें हमेशा के लिए खोज लिया है। मैं अंजलि की शादी से पहले से जानता हूँ कि प्रतीक ही सीलू है। मैं हतप्रभ उन्हें देख रही थी। नैना भी तब तक कमरे में आ चुकी थी। बोली, माँ, अगले हफ्ते अंजलि और प्रतीक आ रहे हैं घर पर। हनीमून के लिए जाते हुए वे हम लोगों से मिलते हुए जाएंगे। उठो माँ, बहुत सी तैयारियां करनी है उनके स्वागत की। सबकी आवाज़ सुनकर माँ जी भी कमरे में आ गई। मैं उठने लगी तो वे बोली, बेटा, दोनों भाई बहनों ने मुझे मना किया था तुम्हें बताने के लिए, इसीलिए मैं चुप रही। मुझे माफ़ करना। पहले बता दिया होता तो तुम्हारा दिल तो नहीं दुखता। मैंने उठकर उनके पैर पकड़ लिए। बोल पड़ी, माँ, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया, खुश कर दिया है।
आज ज़िंदगी को फिर से देखा। एक वह माँ थी, एक यह माँ है। एक वह समय था जब सीलू को मुझसे मिलने ही नहीं दिया गया। एक यह समय है जब सीलू मुझसे मिलने आने वाला है। सीलू से मिलकर उसे अपने सीने से लगाकर उसकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगी। मेरे बेटे, तूने अपनी माँ को आज जीवन की वे खुशियाँ दी है जो मुझसे छीन ली गई। धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।